वक्त की लेकिन बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ईरान युद्ध में 2 हफ्तों का सीज फायर लागू होने के बाद भारत और चाइना ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए उसे नया ऑर्डर दे दिया है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक भारत और चाइना पहले ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने सीज फायर के बाद कच्चे तेल की खरीद के लिए सबसे पहले ईरान से संपर्क किया है। यह भी दावा है कि बहुत सारे देशों को ऐसा लग रहा है कि यह सीज फायर पूरे 2 हफ्ते भी नहीं चल पाएगा और इस वजह से ये देश जल्द से जल्द कच्चे तेल, नेचुरल गैस के अपने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कराना चाहते हैं। यानी ये जो सीज फायर है ना, ये एक टेम्पररी पॉज है, ना कि पीस। यानी शांति की कोई गारंटी नहीं है और इसीलिए हम कहेंगे पॉज है, पीस नहीं। ये युद्ध विराम जिन शर्तों पर लागू हुआ है उन्हें लेकर अमेरिका और ईरान के बीच अब भी काफी कंफ्यूजन है और अगर ये कंफ्यूजन बढ़ती है तो ये सीज फायर टूट भी सकता है और इसके संकेत खुद अमेरिका ने देने शुरू कर दिए हैं। अब इतने दिनों में आपने डोनाल्ड ट्रंप को तो देखा ही होगा, एक दिन सभ्यता का अंत करते हैं, अगले दिन युद्ध विराम कर देते हैं। तो क्या पता कल क्या करें। आज सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अमेरिका ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए तैयार है और ईरान ने भी कहा कि अमेरिका उसकी इन 10 शर्तों को मान रहा है, इसलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलकर सीज फायर लागू के लिए तैयार है। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ही घंटों में अपनी बात से पलटते हुए दिख रहे हैं। ये अभी की बात है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा है कि ईरान में अब यूरेनियम को एनरिच नहीं किया जाएगा। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर जमीन में दबे यूरेनियम को बाहर निकालेगा और वहां से हमेशा के लिए हटा देगा। वो ये भी कह रहे हैं कि यूरेनियम सैटेलाइट की निगरानी में है और अमेरिकी हमलों के बाद से इसे छुआ तक नहीं गया है। इसी में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह लिखा है कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर उसे टैरिफ और प्रतिबंधों से राहत देने पर बात कर रहा है और अमेरिका ने ईरान को जो 15 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव भेजा था उसे ईरान ने मान लिया है। अब यह बात है सीज फायर को एक कागजी सीज फायर बना सकती है, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि अमेरिका ने उनके 10 सूत्रीय प्रस्ताव को माना है और इसी वजह से उसने सीज फायर पर सहमति दी, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को माना है, इसलिए यह युद्ध विराम हुआ है। यह सवाल घूम रहा है और यह सवाल घूम फिर कर वहीं आ गया है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। ईरान का तो यह भी कहना है कि उसने जो प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था उसमें यह शर्त भी शामिल थी कि ईरान को यूरेनियम एनरिच करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि इस यूरेनियम को अमेरिका ईरान से खोद कर निकालेगा, इसे हमेशा के लिए ईरान से हटाएगा, नष्ट करेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी यही बात अब से कुछ देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिससे यह सीज फायर शुरू होने से पहले ही खतरे में आ गया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि कहीं एक बार फिर से अमेरिका सीज फायर करके टाइम बाय तो नहीं कर रहा है, समय अपनी तरफ करने की कोशिश। 2 हफ्ते मिलिट्री बिल्डअप के लिए पर्याप्त होते हैं, जितना टाइम ये सीज फायर के लिए दिया गया है। और जिस तरह इस युद्ध में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ, उसके बाद उसे संभलने के लिए इन 2 हफ्तों की सबसे ज्यादा उसे जरूरत थी और इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका कहीं सीज फायर की आड़ में समय अपनी तरफ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, टाइम बाय तो नहीं कर रहा है। मतलब 2 सप्ताह का वक्त मिलेगा, उसमें फिर से नए सिरे से आक्रमण। ये बात ईरान की तरफ से भी कही जाने लगी है। ईरान का कहना है कि उसने इसी शर्त पर सीज फायर किया था कि इजराइल लेबनान में हमले रोकेगा। रुका क्या? जी नहीं, इजराइल ने इससे इनकार कर दिया है। इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है और अब ईरान कह रहा है कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई बंद नहीं हुई तो वो इस सीज फायर को अभी के अभी रद्द कर देगा। यानी यहां सवाल अब इजराइल को लेकर भी है कि क्या वो इस युद्ध विराम को टिकने देगा और अगर उसने लेबनान में हमले जारी रखे तो क्या ये सीज फायर कल सुबह होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि यहां अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ने अब से कुछ देर पहले ये बयान जारी किया है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है और हमने इसीलिए आपसे कहा कि ये शायद पहला ऐसा सीज फायर है जिसकी शर्तें किसी को स्पष्ट नहीं है। सब अपनी अपनी शर्तें बता रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि उसने शर्तें मानी है, लेकिन खुद वाली शर्तें मानने को तैयार नहीं है और जब स्पष्टता की कमी हो तो सीज फायर ज्यादा टिकते नहीं। ईरान ने तो सऊदी अरब को भी नहीं छोड़ा है। सऊदी अरब की सरकार ने बताया है कि उसने पिछले 1 घंटे में ईरान के 9 कामिकाजी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। सऊदी अरब यानी इजराइल तो छोड़िए,
अभी भी खाड़ी देशों पर ईरान हमले कर रहा है। ये सीजफायर के संकेत है। सोचिए, सीजफायर होने के कई घंटों के बाद भी ईरान ने सऊदी अरब पर 1 घंटे में 9 आत्मघाती ड्रोन्स दाग दिए। और फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि ईरान ने सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को भी निशाना बनाया है। हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पहले बताया था। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन क्या है? जिसके जरिए पर्शियन गल्फ को लाल सागर से जोड़ने वाला ये है। और ऐसे में सऊदी अरब का प्लान क्या था? इस पाइपलाइन से वो पर्शियन गल्फ की तरफ से सारा का सारा तेल लेके रेड सी में आए और वहां से फिर उसको व्यापार के लिए आगे ले जाए। और ऐसे में इस पाइपलाइन पर सीधा हमला, यानी सऊदी अरब का जो एक सपना था कि वो यहां से एक अलग रूट बनाएगा कच्चे तेल को ले जाने का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं, अल बादेब स्ट्रेट से, वो भी पूरी तरह से नष्ट करने की ईरान की कोशिश दिख रही है। स्ट्रेटेजिक हमला है आज का ईरान का। अब इन घटनाओं से आज साफ समझ में आ रहा है कि ये सीज फायर शांति नहीं लाने वाला। इस सीज फायर इतना कमजोर है और ईरान और अमेरिका के बीच अब भी भरोसे की इतनी कमी है कि युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी कर रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर चुका है। ईरान ने तय किया है कि वो सभी जहाजों से प्रति बैरल $1 का शुल्क वसूलेगा। यानी अगर किसी भी जहाज में 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा है तो उससे $20 लाख यानी 18 करोड़ रुपए का टैक्स शुल्क वसूलेगा। इस युद्ध से पहले हर दिन दुनिया का 20% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता था, जो 2 करोड़ बैरल होता था। तो समझ लीजिए, उसी हिसाब से अगर हम मान लें तो अब से ईरान हर बैरल कच्चे तेल पर अगर $1 का शुल्क वसूलेगा तो इस हिसाब से वो हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कितना कमा लेगा? $2 करोड़, यानी 184 करोड़ रुपए कमाएगा। हर महीने 5,500 करोड़ रुपए कमाएगा, हर साल 67,000 करोड़ रुपए कमाएगा। और इसका श्रेय आप डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब ईरान अगर ये शुल्क लेगा तो इसके लिए धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप को ही करेंगे ये तमाम देश, जिनको ये टैक्स वसूली देनी पड़ेगी। ईरान अपना कच्चा तेल बेचकर जो पैसा कमाता है, ये शुल्क उससे भी ज्यादा है। हालांकि ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज में ये शुल्क वो ओमान के साथ मिलकर वसूलेगा, लेकिन ओमान ने साफ कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है। वो हॉर्मूज में किसी जहाज से कोई शुल्क नहीं वसूलेगा। हालांकि रशिया कह रहा है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और उसकी असली ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप 7 अप्रैल को सुबह 8:06 पर यह धमकी दे रहे थे कि ईरान की पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे, वही राष्ट्रपति ट्रंप शाम को 6:32 पर 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए कैसे तैयार हो गए? आखिर क्या हुआ? 10 घंटे 26 मिनट। आखिर इन 10 घंटे 26 मिनट की वो कौन सी कहानी है जो इस युद्ध को हेल फायर से सीज फायर की तरफ ले गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ट्रूथ सोशल पर यह धमकी दी कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, तब ईरान ने यह सोच लिया था कि वो अमेरिका से कोई बात करेगा ही नहीं। द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका से बैक चैनल बातचीत पूरी तरह बंद कर दी, काट दी। जब राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में 6 घंटे बचे थे, तब भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो पाएगी। लेकिन अमेरिका की मशहूर न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का दावा है कि इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei की तरफ से एक जरूरी निर्देश आया। उन्हें मध्यस्थतों के जरिए अमेरिका से बातचीत करने वाले अपने अधिकारियों को यह कहा कि वो डील के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये जानकारी ईरान के जरिए पाकिस्तान को भेजी गई। पाकिस्तान के जरिए हंगरी में मौजूद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को बताई गई। इसके बाद ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए सीज फायर का प्रस्ताव तैयार करना शुरू किया। एक्सियोस के ही मुताबिक हम आपको धीरे धीरे करके बता रहे हैं कि जो कहानी आखिर हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसे अचानक सीज फायर जो किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वजह क्या थी? तो एक्सियोस के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर्स इस बातचीत से खुश नहीं थे। वो युद्ध को जारी रखना चाहते थे, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने IRGC को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei के फैसले के बारे में बताया और यहीं से ईरान अमेरिका के साथ डील करने के लिए तैयार हो गया।
ईरान ने 40 दिनों तक दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति का सामना किया, अमेरिका के हमलों का जवाब दिया, टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी इस लड़ाई को जारी रखा, सरेंडर नहीं किया और आखिर में अपनी ही 10 मांगों पर अमेरिका को सीज फायर के लिए राजी किया। यानी ईरान की इस युद्ध में सैन्य जीत नहीं हुई, बल्कि इस युद्ध में उसकी स्ट्रेटेजिक रणनीतिक जीत हुई है। नटशेल में कहें तो ये सीज फायर बताता है कि राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हटे, ईरान नरम पड़ा और इसी वजह से 2 हफ्तों का ये सीज फायर लागू हो गया। तो अगली बार जब ड्राइंग रूम में आप चर्चा करें इस युद्ध पर तो यही बात कहिएगा। नटशेल में बात सिर्फ इतनी है कि डोनाल्ड ट्रंप झुके और ईरान नरम पड़ा। बहुत सारे लोग इस बात को मिस कर रहे हैं कि ईरान भी इस सीज फायर के लिए मजबूर था। यह सीज फायर तब हुआ जब सिर्फ 90 मिनट बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, पुल, रेल नेटवर्क पर हमले करने वाला था। ईरान को अंदर अंदर ये डर तो था ही कि इन हमलों से उसे भारी नुकसान होगा। एक पुल गंवाया है उसने, वो बातचीत के लिए मजबूर हुआ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei ने अपने पिता, अपनी पत्नी, अपनी बेटी को इस युद्ध में खोने के बाद भी सीज फायर के लिए सहमति दी। वो ये जानते थे कि अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो आज रात को अमेरिकी हमलों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचेगा और वो बहुत पीछे पहुंच जाएगा। कहते हैं कि युद्ध में सही वक्त पर सही फैसले लेना जरूरी होता है और ईरान ने ऐसा ही किया। ईरान ने जब ये देखा कि उसकी जिद उसे बर्बाद कर सकती है, तब उसने अपने रुख को नर्म किया और अमेरिका को भी इस दौरान पीछे हटना पड़ा। आज राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि युद्ध उन्होंने जीत लिया है, लेकिन जरा आप ये ग्राफिक्स देखिए। इस युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं था, लेकिन आज सीज फायर के बाद है। तो किसकी जीत हुई और किसकी हार? इस युद्ध से पहले ईरान पर कुल 711 प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन इस सीज फायर के बाद ये प्रतिबंध हट सकते हैं। किसकी जीत हुई और किसकी हार? इस युद्ध से पहले ईरान को यूरेनियम एनरिच करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब इस सीज फायर के लिए उसने ये शर्त रखी है। इस युद्ध से पहले मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने उसके एसेट्स माने जाते थे, लेकिन अब सीज फायर के बाद ये लायबिलिटीज बन गए हैं। और इस युद्ध से पहले पूरी दुनिया में महंगाई दर कम हो रही थी, लेकिन अब ये महंगाई दर काफी ऊपर जा चुकी है। आप खुद सोचिए, इस युद्ध से अमेरिका ने कितना खोया, ईरान ने कितना पाया, और जब आप इसका हिसाब किताब लगा लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह सीज फायर अमेरिका के लिए बैक फायर साबित हुआ है। यह सीज फायर 2 वीक्स यानी 2 हफ्तों का है, लेकिन इस सीज फायर ने अमेरिका को 2 वीक्स का सीज फायर नहीं, 2 वीक यानी बहुत कमजोर दिखाया है। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को यह आदत होती है कि उनसे जब भी पूछो तो वो यही कहते हैं कि बस 2 मिनट में करता हूं, बस 2 मिनट में बताता हूं, बस 2 मिनट में पहुंचने वाला हूं। अब यह आदत राष्ट्रपति ट्रंप को भी है। वो कभी कहते हैं कि ईरान 2 हफ्तों में परमाणु हथियार बनाने वाला था, कभी कहते हैं 2 हफ्तों में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, कभी कहते हैं 2 हफ्तों में ईरान और अमेरिका के बीच डील हो जाएगी, और आज कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया। यानी 2 वीक्स बोलना राष्ट्रपति ट्रंप की आदत है, लेकिन उनके एक्शन में ये 2 वीक्स कभी नहीं दिखता। वो कहते तो हैं कि 2 वीक्स में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। और अब इस 2 वीक्स के सीज फायर के बाद ये सवाल बना हुआ है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस पर 2 हफ्तों तक टिक पाएंगे? अब जब भी आप 2 मिनट बोलेंगे तो आपको ये शो का ये हिस्सा जरूर याद आएगा। अब देखिए, इनका मानना पड़ेगा, ये युद्ध 40 दिनों तक चला और इन 40 दिनों में दुनिया ने राष्ट्रपति ट्रंप के 40 शेड्स यानी 40 अलग अलग रूप देखे, जिन्हें आप 40 शेड्स ऑफ ट्रंप भी कह सकते हैं। हर शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि अमेरिका ये युद्ध जीत गया। हर शनिवार को वो ईरान को एक नया अल्टीमेटम देते थे। हर रविवार को कहते थे कि ईरान खत्म हो गया। हर सोमवार को दूसरे देशों से मदद मांगते थे। हर मंगलवार को कहते थे कि उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। हर बुधवार को कहते थे कि ईरान और अमेरिका के बीच अच्छी और उपयोगी बातचीत चल रही है। हर गुरुवार को कहते थे कि ईरान को वो पाषाण युग में पहुंचा देंगे, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा युद्ध रहा जिसमें लोगों ने इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को सोशल मीडिया पर गालियां लिखते देखा।
ये देखा कि एक राष्ट्रपति सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ और कहते हैं। ये देखा कि एक राष्ट्रपति की बात की कितनी कीमत है, कुछ नहीं। वो एक पल धमकियों से डराते हैं, दूसरे पल बातचीत के लिए लंबे लंबे पुल बनाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों और उनके फैसलों ने पूरी दुनिया को अस्थिर किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अपने शेड्स बदलते रहे। आज 40 शेड्स ऑफ ट्रंप की एक कहानी राष्ट्रपति ट्रंप के गुस्से, उनके आक्रोश, उनकी चेतावनी, उनकी धमकी, उनके अल्टीमेटम, शक्ति प्रदर्शन, प्रतिशोध, दबाव, डील मेकर, कूटनीति, भ्रम, बयानबाजी और उनके गुमराह करने वाले रूप के बारे में बताती है। और दुनिया ने इन 40 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप के हर रूप को बहुत बारीकी से देखा। और हम चाहते हैं कि आज एक बार फिर से दुनिया इस 40 शेड्स ऑफ ट्रंप को देखे। And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? We could take them all out in one day. It's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Their anti-aircraft equipment is gone. They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. They're all gone. My biggest problem is I have no idea who we're talking to because nobody ever heard of any of these people. They're all dead. We are now having really good discussions. They started. They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present. Iran, they are being decimated. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. They are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. All I have to do is leave. अलग अलग दिन, अलग अलग बातें, हर दिन नई कहानी, हर दिन मौसम का हाल कुछ और बताना, ये था अंदाज डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन इसी के साथ उन्होंने सिर्फ अपनी छवि को सेटबैक नहीं पहुंचाया है, उन्होंने अमेरिका के लिए नुकसान किया है। इस युद्ध ने यह भी दुनिया को दिखाया कि नेटो के देशों ने अब अमेरिका को ना कहना सीख लिया है। इस युद्ध ने यह दिखाया कि नेटो के देशों ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए, उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए, उनकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए यह ठान लिया कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने अपने एयर स्पेसेस नहीं दिए अमेरिकी हमले के लिए। नेटो एक तरह से पूरी तरह से अमेरिका और उसके इस युद्ध से अपने आप को अलग करता हुआ दिखा, ऐसा पहली बार हुआ। वहीं दूसरी तरफ उन खाड़ी देशों के साथ, क्योंकि वो खाड़ी देश आज पूछेंगे कि हमारी सुरक्षा की गारंटी आप दे रहे थे अमेरिका, और अमेरिका की वजह से हम पेट्रो डॉलर्स में सारा व्यापार करते हैं, ऐसे में वो सुरक्षा की गारंटी आज कहां गई जब आपने ईरान को स्थिति में छोड़ दिया, युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, और कैसे पूरी तरह से रिजीम चेंज वहां नहीं हुआ है, तो उनके ऊपर तो खतरे के बादल मंडरा ही रहे। जब इस युद्ध में सीजफायर लागू हो गया है, तब यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को इस युद्ध में कैसे धकेला था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट में दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला अपनी गट फीलिंग पर लिया था। उन्हें लग रहा था कि इस युद्ध में ईरान, अमेरिका और इजराइल की सेना का सामना नहीं कर पाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। सोचिए, पूरी दुनिया को लगता है कि ऐसे फैसले बहुत सोच समझ कर लिए जाते होंगे, इनके पीछे गहरा मंथन, विचार विमर्श होता होगा, कई लोग जिसमें एक पूरा वॉर बोर्ड बनता होगा कि भाई इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, कैसे युद्ध में उतरना है, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, पूरी एक चेन होगी लोगों की जो इस फैसले पर पहुंचते होंगे। लेकिन आखिर में जब कहानी खुलकर आती है तो पता चलता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मन किया, उन्होंने गट फीलिंग पर इस युद्ध को शुरू कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी टीम खुद इस युद्ध के पक्ष में नहीं थी। सारा खेल तब शुरू हुआ जब युद्ध से 17 दिन पहले 11 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे। दौरा भी ऐसे वक्त में हुआ जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई महीनों से राष्ट्रपति ट्रंप पर इस युद्ध के लिए दबाव बना रहे थे। उस दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच कैबिनेट रूम में एक बड़ी बैठक हुई, और इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सिचुएशन रूम में ले जाया गया, जहां उन्होंने युद्ध को लेकर 1 घंटे की
एक प्रेजेंटेशन दी। सोचिए, देश अमेरिका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कि युद्ध करना चाहिए। इस बैठक को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप इतने उत्साहित थे कि वो स्क्रीन के पास प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सामने बैठे थे। दूसरी तरफ मोसाद के चीफ डेविड बानिया और उनकी टीम स्क्रीन पर युद्ध का पूरा खाका बता रही थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मोसाद के चीफ डेविड बानिया ने यह कहा कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान में रजीम चेंज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया जिसमें यह बताया गया था कि शाह रजा पहलवी ईरान के नए नेता बन सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को यह भी बताया गया कि ईरान की मिसाइल क्षमता को कुछ हफ्तों में खत्म किया जा सकता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर पाएगा और इस युद्ध में अमेरिका पर कम जवाबी हमले होंगे। मोसाद के चीफ डेविड बानी ने राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी बताया कि एक बार अगर युद्ध शुरू हो गया तो मोसाद के लिए ईरान में विद्रोह भड़काना बहुत आसान हो जाएगा। कुर्द लड़ाकों की मदद से रिजीम चेंज की जाएगी और ईरान अमेरिका के नियंत्रण में आ जाएगा। इस बैठक को गोपनीय रखा गया और इसमें इजराइल का पूरा प्लान सुनने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि उन्हें यह योजना अच्छी लग रही है। अच्छी मतलब गट फीलिंग। इसके अगले दिन 12 फरवरी को अमेरिका के अधिकारियों ने इस योजना की समीक्षा की। इसे 4 हिस्सों में बांटा। पहला, ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। दूसरा, सैन्य ताकत कमजोर करना। तीसरा, जनता को विद्रोह के लिए भड़काना। और चौथा, आखिर में रिजीम चेंज कर देना। हालांकि इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की टीम इस युद्ध के फैसले से खुश नहीं थी। CIA प्रमुख ने जॉन रैटक्लिफ ने इसे फार्सिकल यानी हास्यास्पद बताया। जनरल डैन केन ने कहा कि यह युद्ध अमेरिका के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस युद्ध से अमेरिका के हथियार खत्म हो सकते हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध भी नहीं किया। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स भी युद्ध के फैसले से चिंतित थी, लेकिन वो चुप रही। उपराष्ट्रपति JD वैंस ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था। उन्होंने साफ कहा यह युद्ध महंगा होगा, इससे अराजकता फैलेगी, बहुत लोग मारे जाएंगे, राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति को नुकसान होगा। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके विरोध को महत्व नहीं दिया तो उन्होंने भी आखिर में यही कह दिया कि यह युद्ध गलत है। लेकिन फिर भी अगर आपका फैसला है, अगर राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला है तो इसे शुरू करना चाहते हैं आप, तो वो उनके साथ रहेंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप की टीम सही मायनों में उनसे सहमत नहीं थी। खुफिया विभाग भी युद्ध की को जरूरी नहीं मान रहा था। अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था। सलाहकारों की सहमति नहीं थी। लेकिन क्योंकि किसी ने राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा विरोध नहीं किया, उन्हें महान मानकर उनके फैसलों के सामने चुप रहे, इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गट फीलिंग पर, चूंकि उन्हें लगता था इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की 1 घंटे की प्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर अमेरिका को इस युद्ध में धकेल दिया।